अच्छा इसमें गैलरी में फिर ओपन नहीं हो रहा, कहाँ गया? नहीं हो रहा, पहले हो रहा था। पीडीएफ है पूरा। इस टाइप का है, फिर ओपन हो जाएगा। गर्ल्स क्या बातें हो रही बेटा? बायोगैस लास्ट टॉपिक था ना, इसके बाद नेक्स्ट। चलिए, बायोगैसेस क्या होती है? मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गैसेस का ले लें तो मेनली क्या होती है? मीथेन होती है। नहीं होगा। नहीं होगा सर वो, ब्लर आ रहा है उसमें। अभी तो रिकॉर्ड कर लें। चलिए, बायोगैस मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, मेनली इसमें मीथेन होती है। क्या होती है? मीथेन गैस। मीथेन जो प्रोड्यूस होती है माइक्रोब से। और कौन सा बैक्टीरिया यूजफुल होता है? मेथेनोजेंस। ठीक है, मेथेनोजेंस ग्रो करता है एनारोबिक कंडीशन में। कहां पर ग्रो करता है? एनारोबिक, अवायवीय, एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करता है और प्रोड्यूस करता है। हमेशा याद रखना बेटा, मेथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होता है वो सेलुलोज पर उगता है। कहाँ पर उगता है? सेलुलोज पे ग्रो करता है। जैसे मैंने आप लोग को समझाया था कि जो कैटल्स होते हैं, कैटल्स में जो स्टमक होता है, स्टमक का जो पार्ट होता है रुमेन, रुमेन के पार्ट में ये ग्रो करते हैं। तो रुमेन के पार्ट में कौन से मटेरियल होते हैं? सेलुलोज मटेरियल होते हैं। कौन से मटेरियल? सेलुलोज। क्योंकि जो कैटल्स होते हैं वो खाने में घास फूस खाते हैं, इसमें क्या होता है? क्वांटिटी किसकी ज़्यादा होती है? सेलुलोज की। और ये सेलुलोज कैटल के रोमन पार्ट में जाते हैं, तो वहां पर ये मेथेनोजेंस क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो मेथेनोजेंस का अगर हम एग्जांपल ले तो क्या होता है? मेथेनोबैक्टीरियम। क्या होता है? मेथेनोबैक्टीरियम। मेथेनोबैक्टीरियम फाउंड इन द एनारोबिक स्लज एंड rumen ऑफ कैटल विच हेल्प इन सेलुलोजिक डाइजेशन। किसमें हेल्पफुल होता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। तो कैटल के पार्ट में रोमेन पार्ट होता है जिसमें सेलुलोज को डाइजेशन के लिए कौन से बैक्टीरिया होते हैं? मेथेनोबैक्टीरियम। क्या होते हैं? मेथेनोबैक्टीरियम, या हम बोल सकते हैं मेथेनोजेंस। ठीक है, कैटल का जो डग उसको हम क्या कहते हैं? गोबर। ठीक है, गोबर जो होता है यूजफुल होता है जनरेशन ऑफ बायोगैस, जिसको हम कहते हैं गोबर गैस, और इसका यूज होता है कुकिंग एंड लाइट में। इतना समझ आया? ये लास्ट लेक्चर था हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम। देख रहे हैं आप, ये गाय फूस जितना भी प्रोडक्ट होता है इससे क्या बनता है? बायोगैस, बायोमीथेन, जो कि फ्यूल के फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स का हम यूज़ बायो कंट्रोल में भी पढ़ेंगे। किस में यूज़ करेंगे? बायो कंट्रोल। जैसे कि आपने पहले पढ़ा था कि डेयरी प्रोडक्ट में, घरेलू जो उत्पाद होते हैं उनमें माइक्रोब्स का यूज़ हो रहा था, मेडिसिन में हो रहा था माइक्रोब्स का यूज़, और आपने माइक्रोब्स का यूज़ बायोगैस में भी देखा। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइज़र के फॉर्म में और बायो कंट्रोल के फॉर्म में माइक्रोब्स का यूज़ कैसे होता है। तो बायो कंट्रोल मतलब जैव नियंत्रक, जैव नियंत्रक। जैव नियंत्रक, इसमें हो क्या रहा है? जैव नियंत्रक इट इज द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स होती है कंट्रोलिंग पेस्ट एंड प्लांट डिजीज। प्लांट में जो भी डिजीज होती है उसको कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड और किसका? वीटीसाइड का यूज किया जाता है। आपने सुना होगा ना, पीड़कनाशी, खरपतनाशी,
बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ होता है। और अभी भी काफ़ी सारे किसान लोग क्या होता है, जो भी आपने देखा प्लांट में कोई भी डिजीज़ या कोई भी रोग लग जाता है उसके लिए केमिकल्स फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे लिए ह्यूमंस बींग्स के लिए स्पेशली क्या होता है, काफ़ी हार्मफुल होता है। जिसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, हर घर में एक कैंसर का पेशेंट होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर हम इस चीज़ को, इस डिजीज़ को बायो कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं तो क्यों हम केमिकल्स का यूज़ करें। तो इसके लिए उन्होंने केमिकल पेस्टिसाइड मतलब कि पेस्ट्स को मारने के लिए केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ हो रहा है, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड का यूज़ हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म, जिसका रीज़न काफ़ी सारी चीज़ आपको देखने को मिल रही है। पॉल्यूशन, केमिकल पेस्टिसाइड किल्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म, हमारी लाइफ को काफ़ी क्रिटिकल कर रहे हैं पेस्टिसाइड। और जितने भी केमिकल्स पेस्टिसाइड होते हैं, बीटीसाइड्स होते हैं और इंसेक्टिसाइड होते हैं, इसके लिए उन्होंने बोला कि बायो कंट्रोल का यूज़ करें। जैसे कि आपने पिक्चर्स देख रहे हैं, देखिए बेटा, ये होती है लेडी बर्ड, देख रही है, बड़ी खूबसूरत सी लेडी बर्ड। ये लेडी बर्ड क्या होती है, ये प्लांट में होने जो एफिड्स होते हैं ना, ये ग्रीन कलर के क्या हैं, एफिड्स, इनको खाकर कंट्रोल कर देती प्लांट की डिजीज़ को। क्योंकि एफिड्स क्या होते हैं, धीरे धीरे पूरे प्लांट की जो फसल्स होती है उसको पूरा क्या कर देते, खत्म, डिस्ट्रॉय कर देते। लेकिन वहाँ पे अगर हम बीटल रखेंगे, इस बीटल का नाम क्या है, लेडी बर्ड, अगर इसको रखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ये सारे एफिड्स को ये क्या कर लेगा, खा लेगा। तो सिंपल है, लेडी बर्ड जो कि एक बीटल है, जिसको हम बोलते हैं भृंग, जो किसको कंट्रोल करती है, एफिड्स को कंट्रोल करती है। ग्रीन कलर के दिख रहे हैं आपको, एफिड्स, इनको खाकर ये कंट्रोल कर देती है। तो इसमें क्या केमिकल्स की ज़रूरत पड़ी, नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि एक बायो कंट्रोल की तरह फंक्शन कर रहा है बीटल। ठीक है, अब दूसरी चीज़, गंबूसिया, आपने देखा गंबूसिया मछली है ना, अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉस्कीटोस हैं वहाँ पे गंबूसिया मछली को रख लो तो वो क्या होती है, गंबूसिया मछली के जो लार्वा होते हैं वो मॉस्कीटो को खा लेते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है कि गंबूसिया टू गेट रिड ऑफ मॉस्कीटो, अगर मॉस्कीटो को कंट्रोल करना है तो गंबूसिया मछली से कंट्रोल कर सकते हैं, मच्छर को अगर भगाना है या ख़त्म करना है। ठीक है, फिर दूसरा आता है, ये बेसिक बता रही, लिखवाऊंगी भी, अभी समझ लो, बैसिलस थोरिंजेसी। बायोटेक्नोलॉजी हमने अभी नहीं पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो बैसिलस थोरिंजेनिस मतलब बीटी कॉटन, क्या बोलते हैं हम इसको, बीटी कॉटन, नाम तो सभी ने सुना होगा, 12th क्लास सभी पास आउट होकर आए। बीटी, इसका सिंपल नेम क्या होता है, बीटी कॉटन, टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरफ्लाई। इसकी स्टोरी समझ लीजिए, बटरफ्लाई कैटरफ्लाई, जो तितली के जो लार्वा होते हैं ना बेटा, आपने देखा है कि प्लांट्स को काफ़ी सारे इंसेक्ट जो होते हैं काफ़ी नुकसान पहुंचाते। तो अगर हमको कंट्रोल करना है तो बटरफ्लाई के लार्वे को कैसे कंट्रोल करेंगे, बीटी कॉटन एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके गट में एक जीन होता है, उस जीन का नाम होता है क्राइजीन। बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, क्राइजीन ए, क्राइजीन बी, उसके नाम से फेमस है। क्राइजीन जैसे ही बीटी कॉटन जो बैक्टीरिया होता है जिसमें इसका छिड़काव किया जाता है, अगर कोई भी इंसेक्ट आता है, उस इंसेक्ट जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया को अगर खाता है तो वो क्राइजीन उसकी गट में चला जाता है इंसेक्ट की, तो उस इंसेक्ट की गट को पूरा डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि वो एक टॉक्सिन, एक जहरीला सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो बीटी कॉटन एक बैक्टीरिया का नाम है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस थोरिंजेंसिस। ये किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है बटरफ्लाई के कैटरपिलर को। कैटरपिलर क्या होता है, एक लार्वा होता है, लार्वा बनता है, उसके बाद फिर बटरफ्लाई बनती है। तो बटरफ्लाई के जो छोटे छोटे देखे होंगे आपने, बटरफ्लाई के जो लार्वा होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। आप देख सकते हैं ये कॉटन का प्लांट दिया है, ये बीटी कॉटन। तो बैसिलस थोरिंजेंसिस ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। कैटरपिलर एक लार्वा होता है। ठीक है, इट्स अवेलेबल, ये मार्केट में एक थैले में, पाउच में मिलता, पाउडर के फॉर्म में, सैसे मिलते हैं इसके, ड्राई स्पोर के फॉर्म में, शुष्क बीज के फॉर्म में होते हैं ये। इनको अगर हम पानी में मिक्स करके स्प्रे कर दें प्लांट्स में, कौन से प्लांट होते हैं, ब्रासिकेसी, सरसों समूह, सरसों देखें, सरसों येलो कलर के, और फ्रूट ट्रीज देखे होंगे आपने, इनमें अगर इनका छिड़काव करते हैं तो क्या होता है, इंसेक्ट जैसे ही उस पर बैठेगा और अगर उसको खाएगा उस प्लांट को, तो उसकी गट में ये क्राइजीन पहुंचेगा और उसकी पूरी गट को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, वो इंसेक्ट मर जाएगा, फिर दोबारा उस प्लांट में आकर नहीं बैठेगा। तो ये मार्केट में एक ड्राई स्पोर के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, बीटी। फिर उसके बाद ये लिखा, द गट ऑफ द लार्वा एंड टॉक्सिन रिलीज एंड द लार्वा गेट किल्ड। क्लियर,
जैसे ये टॉक्सिन उसके गट में पहुंचेगा उस लार्वे को क्या कर देगा, मार देगा। ये सिंपल है, ये कहीं ना कहीं बायो कंट्रोल है, इसमें किसी केमिकल का यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें सीधे बायो कंट्रोल मेथड से हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, इससे आपको हार्मफुल है। बीटी कॉटन का एक चीज़ है, ये भी बता रही है, अगर वो प्लांट में छिड़काव हो रहा है तो अगर हम खाएंगे क्या हमको इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी ह्यूमन्स बॉडी क्या होती है, उसमें सर्वाइव कर रही है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसको कोई भी डिजीज़ नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई इंसेक्ट खाएगा तो उसकी पूरी गट क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। समझ रहे? तो ये चीज़ याद रखना, बाकी इसके डिटेल भी अपन आगे पढ़ेंगे। टॉक्सिन जीन्स होता है, उस टॉक्सिन जीन्स का नाम क्या है, बीटी कॉटन। क्या नाम है, बीटी कॉटन। नेक्स्ट टॉपिक होता है ट्राइकोडर्मा। कहाँ पढ़ा था आपने ट्राइकोडर्मा, पहले भी पढ़ा था इसी। ट्राइकोडर्मा एक क्या होती है, फंगस होती है ना, एक कवक है। ट्राइकोडर्मा पढ़ा है ना, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, हाँ फंगस होती है। रूट सिस्टम में देखेंगे, दे कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजन। ये जो फंगस होती है बहुत सारे प्लांट के पैथोजन को कंट्रोल करती है, ठीक है, ट्राइकोडर्मा। फिर इसमें एक आता है बैकलो वायरस। बैकलो जो वायरस होता है ये स्पेशली इसमें जीनस होता है, जीनस का नाम क्या होता है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, जीनस का नाम है ये। किस वायरस का, बैकलो वायरस का। स्पेशली जीनस का नाम, ये क्वेश्चन बनते हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस वायरस। जैसे कि बायो कंट्रोल में आपने देखा इस चैप्टर में माइक्रोब्स में फंगस, बैक्टीरिया, वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बायो कंट्रोल के फॉर्म में भी यूज़ हो रहे हैं, आपकी खेती में भी यूज़फुल होते हैं और आपके घरों में भी यूज़फुल हैं, इंडस्ट्रीज़ एरिया में भी काफ़ी यूज़फुल हैं। तो उन्होंने बोला कि एक वायरस है जिसका नाम है बैकलो वायरस, जो स्पेशली उसका जीनस होता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। ये अटैक करता है इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड्स वगैरह जानते हैं, जिनमें जॉइंट है ना, जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं, पैर जुड़े, कॉकरोच इसका एग्जाम्पल होता है ना, और काफ़ी सारे इंसेक्ट होते हैं। इनको अटैक करने के लिए कौन सा वायरस यूज़ हो रहा है, बैकलो वायरस। बैकलो वायरस जो होता है इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि आप जिसको चाहो उसको मार सकते हो, है ना। अगर आपको जिस प्लांट में भी कोई भी इंसेक्ट है तो आप उससे क्या होता है, इस बैकलो वायरस का यूज़ करके क्या कर सकते हो, आप जिस बैक्टीरिया या वायरस को मारना चाहते हो तो इसकी क्वालिटी होती है बैकलो, उसको ही जाकर मारेगा ना, ऐसा नहीं करेगा कि पूरे प्लांट के जितने भी इंसेक्ट हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा, नहीं, आप जिसको चाहोगे उसी को ही मारे। ये इसकी स्पेशल क्वालिटी होती है नैरो स्पेक्ट्रम। इसी क्वालिटी की वजह से बैकलो वायरस जो होता है जिसको आप चाहोगे उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करेगा। जिस प्लांट में आप इसका छिड़काव करोगे उसी प्लांट को ही जाके उस इंसेक्ट से बचाएगा, उस प्लांट में होने वाली डिजीज से उस प्लांट को क्या होगा, बचाएगा, जिसको आप चाहोगे। इसकी यही क्वालिटी होती है नैरो स्पेक्ट्रम। दिस इज डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व टू IPM। ये ज़्यादातर इस चीज़ का यूज़ हो रहा है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैकलो वायरस आपके अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन बीटी कॉटन क्या हो रहा है, बीटी कॉटन में ये बोल रहे हैं कि आप पूरे प्लांट में डाल दो, सैशे बना के पानी मिला के छिड़काव कर दो, जितने भी इंसेक्ट आएंगे सारों को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन आप जिस इंसेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो वही होगा। जैसे बीटल और एफिड दोनों बैठे हो और आपको एफिड को मारना है, बीटल को तो मारेंगे नहीं क्योंकि बीटल तो खुद एफिड को खा रहा था, देखा था ना आपने, लेडी बर्ड किसको खा रहा था, एफिड्स को खा रहा था। तो आप किसको मारना चाहते हो, एफिड्स को। तो बैकलो वायरस जो होता है सिर्फ ओनली फॉर एफिड्स को ही मारेगा वो। चलिए, क्योंकि इसकी क्वालिटी होती नैरो स्पेक्ट्रम, इसकी मीनिंग ही होती नैरो स्पेक्ट्रम। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फार्मिंग सभी ने सुना होगा, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है ना, बताया भी था। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ होता है कि ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जाए, ऑर्गेनिक तरीके से खेती की जाए, जिसमें आपने देखा होगा, ये देखिए सीड्स वगैरह डालोगे और ऑर्गेनिक तरीके से खेती होगी। अभी आप लोग क्या देख रहे हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा यूरिया वगैरह लाते हैं, डालते हैं, जिससे काफ़ी इफेक्ट दिखाई दे रहा है ना। केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा कि हर साल आपको सारे फ्रूट्स मिलते हैं, गाजर भी मिलेंगे, केले भी मिलेंगे खाने, एप्पल भी मिलते हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं केमिकल तरीके से उसको उगाया जा रहा है और आप तक सप्लाई किया जा रहा है। ये आपकी बॉडी के लिए काफ़ी, क्योंकि आपने देखा हर फसल को तैयार करने के लिए 3 महीने लगते हैं। अब आप क्या देख रहे हो, हर फसल 15 दिन में ही तैयार हो जाती है।
जो फ्रूट्स वगैरह होती है, वेजिटेबल्स वगैरह, पूरे 12 मंथ आपको सारी सब्जियां मिलेंगी। देखा ना आपने? क्यों कि क्या हो रहा है, केमिकल तरीके से इनको तैयार किया जा रहा है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है बेटा, हर फसल को तैयार करने के लिए एटलीस्ट 3 मंथ तो चाहिए, या 20 डेज चाहिए कुछ फसल के लिए, किसी को 1 मंथ चाहिए, तो वो होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे हम। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल, जिन्होंने धान की खेती देखी होगी ना, धान की खेती देखी होगी, सभी लोग जुड़े हुए हैं गांव से, किसान की सभी बेटियां होंगी, तो धान की खेती में आप देखेंगे ग्रीन कलर के ऊपर साइनोबैक्टीरिया रहती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल। तो धान की खेती के लिए सबसे अच्छी अगर कोई बैक्टीरिया होता है वो साइनोबैक्टीरिया, ये धान की फसल के लिए बहुत अच्छा होता है। याद रखना बेटा, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया ये बायो फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो काफ़ी बढ़ जाती है, मृदा की उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया राइजोबियम, सभी ने सुना होगा। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो उन प्लांट्स में पाया जाता है जिनमें नोड्यूल्स होते हैं। लेग्यूमिनस देखा आपने, नैग्यू जड़ों में गांठें होती हैं, है ना, लेग्यूमिनस नोड्यूल्स। ये लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट जिनकी जड़ों में गांठें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या बताया, जैसे कि आप देख सकते हैं मटर, मटर के प्लांट देखें, और किसके हो सकते एग्जाम्पल, सोयाबीन भी, मूंगफली, चने, इनमें देख सकते हैं आप लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। क्यों? लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए लेग्यूमिनस प्लांट काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गांठ वाली जड़ें पौधे होते हैं जिनमें गांठें होती हैं ना, नोड्यूल्स होते हैं, उन्हीं को लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं। जैसे कि मटर, याद रखना, मटर के पौधे को जब निकालोगे आप, चने को भी देखना आप, चने की जड़ें निकालोगे उनमें ऐसे नोड्यूल्स रहेंगे, और ये नोड्यूल्स जो ग्रंथियां होती हैं ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इनसे क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती, जो हमारे प्लांट्स के लिए, हमारी खेती के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। लिखवाऊंगी बेटा, अभी मैं पीडीएफ से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि इसमें पिक्चर्स रहती है, आप लोग के पूरे वो हो जाते हैं। चलिए लिखवाऊंगी, लिखवा कर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाऊंगी। ठीक है, समझ में आ गया। लेग्यूमिनस का मतलब क्या होता है, गांठ वाली जो प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर में, आपके वातावरण में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक होते हैं। कौन सा बैक्टीरियम, राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम बैक्टीरियम। अब एक बैक्टीरिया आता है फ्री लिविंग, कुछ होते हैं फ्री लिविंग, स्वतंत्र मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये होते हैं एस्पोरिलम एंड एजोटोबैक्टर, जो कि क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को भी ये भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा सभी ने सुना होगा। माइको मतलब क्या होता है, फंगस। माइको मीन्स क्या होता है बेटा, फंगस, कवक होता है। माइको मीन्स क्या होता है, कवक होता है, एक फंगस होता है, फंगस, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध समझते हैं ना, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं, सहजीवी संबंध। सम फंजाई, जिसका जीनस है ग्लोमस, किसका क्या है जीनस उसका, ग्लोमस, विथ प्लांट, द फंगस गेट फूड फ्रॉम द प्लांट। कुछ कवक जो होते हैं प्लांट को खाना देते हैं, और प्लांट उनको क्या देता है, कुछ नहीं, उसको सहारा दे देगा, शेल्टर, जगह दे देता है वहाँ पे। ठीक है, तो फंगस क्या होते हैं, पाइनस सुना, देखिए आप लोग, ये एक फंगस है ना, इसको क्या मिल रहा है, इसको शेल्टर मिल रही है, इसको सहारा मिल गया। क्या हो रहा है लास्ट बेंच में, खड़े हो जाए आप, क्या बात हो रही बेटा, कॉमेडी तो कर नहीं रही हो, बैठिए। इसमें क्या होता है कि
ये फंगस क्या होती है, प्लांट को क्या दे रहा है, फूड दे रहा है, क्या दे रहा है, फूड दे रहा है, और इसके बदले में इनको क्या मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ये सारी चीज़ें मतलब ये एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे। एसोसिएशन मतलब सिम्बायोटिक सहजीवी संबंध, दोनों ही प्लांट एक दूसरे को क्या पहुंचा रहे हैं, फायदा, ना किसी का नुकसान हो रहा है ना किसी का इसमें ज़्यादा फायदा हो रहा, दोनों इक्वल है। आपने एक एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा, एल्गी और लाइकेन पढ़ा था, ये भी है एल्गी और लाइकेन, शैवाल में देखा होगा आपने, शैवाल और लाइकेन दोनों ही एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। फंगल में ये देखो ये लिखा है, एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड इनटू द प्लांट, ये क्या करते हैं, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करेंगे और प्लांट उससे ले लेगा, दोनों को फायदा मिल रहा है इसमें। फिर उसके बाद आता है कि इसकी वजह से क्या होता है, सैलिनिटी, लवणता बढ़ जाती है, सूखापन कम रहता है, और ये हमेशा प्लांट की ग्रोथ में काफ़ी मददगार होता है। ये सब सारी चीज़ें, फास्फोरस की क्वांटिटी बढ़ना, नाइट्रोजन को फिक्स करना, ये सारी कहीं ना कहीं आपकी खेती, आपके प्लांट की फर्टिलिटी को बढ़ाना है, उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है जिससे खेती अच्छे से हो सके। फिर उसके बाद आता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, क्या कहते हैं हम, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी नीली हरी शैवाल, नीली हरित शैवाल, नीली हरित शैवाल को आप देखोगे धान के खेतों पे, कहाँ पे देखोगे, पैडी फील्ड, धान के खेतों पे दिख रही है आपको, नीली हरी शैवाल धान के खेतों में दिखाई देगी आपको। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक अपना खाना खुद बना सकते हैं ये। दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये भी एटमॉस्फेयर में क्या फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन, ये भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और भी एग्जाम्पल दिया उन्होंने साइनोबैक्टीरिया के अलावा, एनावीना, नॉन स्टॉक, ऑसिटेलेरिया, ये सारे एग्जाम्पल हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के। ये सारे जो नहीं इसको नहीं बोलते, उन्होंने बोला है कि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी तो है, उसके अलावा भी कुछ और प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, एनावीना, नॉन स्टॉक और ऑसिटेलेरिया। हाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है ब्लू ग्रीन एल्गी, और ज़्यादातर आपको ग्रीन ग्रीन हाँ लेयर दिखाई देती है आपको, ग्रीन ग्रीन धान के खेतों में देखना स्पेशली, है ना, हर कहीं, तो वही। तो उन्होंने बोला कि धान के खेतों में आप देखोगे, जिससे धान के खेतों की जो फसलें होती हैं काफ़ी अच्छी हो जाती है प्रोडक्टिविटी उसके। अभी धान की फसलें कट रही हैं, अभी देखेंगे आप। फिर साइनोबैक्टीरिया भी एक बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सिंपल यही बता रहे हैं कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ये सभी एक बायो फर्टिलाइजर और बायो कंट्रोल के फॉर्म में काम करते हैं। बायो कंट्रोल में आपने इंसेक्ट वगैरह पढ़ा था, है ना, उसके बाद आपने फंगस पढ़ी है, फिर वायरस भी पढ़ा है आपने, इंसेक्ट, बैक्टीरिया, वायरस। इंसेक्ट में आपने लेडीबर्ड देखा, लेडीबर्ड जो किसको खा रही थी, एफिड्स को खा रही थी। फिर आपने मॉस्किटो देखा, मच्छर को कौन खा रहा था, गंबूशिया मछली, ठीक है। फिर आपने वायरस में आया बैक्लो वायरस। बैक्लो वायरस में एक नैरो स्पेक्ट्रम एक क्वालिटी थी, नैरो सक्रा स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उनका मतलब ये होता है कि आप जिसको चाहे उस पर जाके अटैक कर सकते हो, अपनी मर्जी से वो काम नहीं करेगा। फिर आपने नेक्स्ट पढ़ा साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो बैक्टीरिया होता है, जितना ज़्यादा उन्होंने धान की फसलों में देखे होंगे, धान की खेतों में ग्रीन कलर की पूरी एल्गी रहती है, जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? हाँ, इसमें एक चीज़ याद रखना, बीटी कॉटन मोस्ट सिंपल, इससे क्वेश्चन आ चुका है। बीटी कॉटन का फुल फॉर्म क्या होता है, बैसिलस थोरिंजेंसिस। इसके अंदर एक प्रोटीन होता है या जीन्स जिसका नाम क्या है, क्राइजीन। क्राइजीन होता है जिसकी वजह से अगर ये प्लांट में इसका पाउडर डालते हैं, कोई भी इंसेक्ट खाता है तो उसकी गट को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो इंसेक्ट क्या हो जाता है, मर जाता है, और वो प्लांट सेफ हो जाता है। और अगर आप उस प्लांट को आप खाओगे आपको कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये सारे साइंटिफिक हो जाते हैं। हाँ, बायोगैस में एक जो गोबर गैस बन रही थी, इसमें 2 इंस्टीट्यूशन के नाम नहीं लिखवाए थे मैंने, जो जिन्होंने स्टार्ट की थी ये, तो वो लिख लीजिए आप लोग। चलिए, बायोगैस के नीचे लिखना 2 इंस्टीट्यूशन जिन्होंने ये गोबर गैस बनाना चालू की थी।
इंस्टीट्यूशन के नाम लिखेंगे हम, है ना, जिन्होंने स्टार्ट किया था ये। शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसमें पेन क्यों नहीं चल रहा? बायोगैस के नीचे लिखना बेटा, शुरुआत किसने की थी? बायोगैस। कहाँ पर इन्होंने सप्लाई किया? तो दो इंस्टीट्यूशन के नाम लिख लीजिए। IARI, IARI, इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ठीक है, IARI। और एक है KVIC, KVIC। IARI फुल फॉर्म लिख लीजिए इसका, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अब लिखिए KVIC का फुल फॉर्म, खादी विलेज एंड इंडियन कमीशन। KVIC इंस्टीट्यूट लिख लीजिए, खादी विलेज अरे इंस्टीट्यूट लिख लीजिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट। कितने परेशान होते, इतना तो कॉमन सेंस है ही। संस्थान लिख रही तो इंस्टीट्यूट लिख लीजिए, खादी विलेज एंड इंडिया कमीशन। ठीक है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग। ठीक है, चलिए हो गया। शुरुआत करी थी बायोगैस बनाने का, बायोगैस का प्रोडक्शन यहीं से चालू हुआ था। हो गया, बुक में भी दिया होगा नहीं तो। चलिए, दिया है ना, लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल। चलिए, माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल। माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल। जैव नियंत्रक के रूप में सूक्ष्म जीव, ठीक है,
सूक्ष्म जीव का कैसे रोल है बायो कंट्रोल में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बायो कंट्रोल होता क्या है। सिंपल बात है, ये कहीं ना कहीं जैव वैज्ञानिक विधि होती है बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल एक जैव वैज्ञानिक विधि होती है जिसमें प्लांट डिजीज और जो भी इंसेक्टिसाइड होते हैं, पेस्टिसाइड, उनको कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बायो कंट्रोल का। और बायो कंट्रोल क्या है, एक जैव वैज्ञानिक विधि होती है। बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे आप आगे चल के। फिर इसमें स्पेशल होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, फार्मिंग मीन्स क्या होता है, खेती करना। ऑर्गेनिक तरीके से खेती करो। फार्मिंग मीन्स क्या होता है, खेती करना। अगर हम बात करें फार्मिंग जो होती है, इसमें ज़्यादातर बायो फर्टिलाइज़र, बायो कंट्रोल का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बायोडाइवर्सिटी इज़ द की टू हेल्थ। आपके हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छी कुंजी होती है बायोडाइवर्सिटी। ये आपके एनसीईआरटी की एक लाइन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी इज़ द की टू हेल्थ। आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्वास्थ्य के लिए जैव विविधता एक कुंजी है। समझ रहे, केमिकल्स का अगर यूज़ ना करें, अगर हम बायोडाइवर्सिटी का यूज़ करें तो ये हमारे हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छी क्या है, कुंजी है। तो लिख लीजिए, जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। किसके अकॉर्डिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अकॉर्डिंग। इसके अनुसार लिखिए, जैव विविधता जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। ये लाइन हो सकता, पूछ सकते कि ये लाइन किसने बोली। तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अकॉर्डिंग जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। बायोडाइवर्सिटी इज द की टू हेल्थ। बायो डाइवर्सिटी इज द की टू हेल्थ। समझ रहे हैं ना इसकी मीनिंग क्या है। आपके स्वास्थ्य के लिए एक बहुत अच्छी कुंजी होती है बायोडाइवर्सिटी। अगर आप केमिकल, बिना केमिकल की चीज़ें अगर आपके घर में आ रही है, सब्जियां, अगर आप उसको खाओगे तो क्या आपकी हेल्थ ख़राब होगी? नहीं, एक बढ़िया हेल्थ रहेगी। अगर आप केमिकल वाली चीज़ें खाओगे, सब्जियां खाओगे, तो क्या होगा, आपकी हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने साफ बोला कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अकॉर्डिंग वो बोल रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी हमारी स्वास्थ्य की कुंजी है। अगर आप क्यों ना बायो कंट्रोल, बायो फर्टिलाइज़र आपकी ही डाइवर्सिटी से कंट्रोल कर लो सारी चीज़ें, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा लो। लेकिन कहाँ, आज के किसान मार्केट में जाके केमिकल्स लाते हैं, यूरिया लेके आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको यूज़ करते हैं, और फसल क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी और आपकी फसल जल्दी से जल्दी तैयार हो जाती है। पहले किसान साल में 2 फसलें लेता था, अब साल में 3 से 4 फसलें लेने लगे। इसका समझ रहे ना कि वो केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। केमिकल्स का यूज़ करके सॉइल की क्या होती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है, मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाएगी और फसल जल्दी से जल्दी आपकी तैयार हो जाएगी। तो आपके घर में 3 महीने बाद गेहूँ आ जाते हैं, 3 महीने बाद धान आ जाती है, 3 महीने बाद चना, मूंग की दाल, सारी 3-3, 4-4 फसल ले रहे हैं आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि केमिकल्स का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या बोल रहे हैं वो, क्यों ना बायो कंट्रोल, बायो फर्टिलाइजर आपकी डाइवर्सिटी से ही यूज़ करें। तो उन्होंने एक लाइन दे दी कि बायोडाइवर्सिटी इज़ द की टू हेल्थ। आपकी जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। तो कुंजी कैसे? केमिकल्स का यूज़ मत करो, है ना, ऑर्गेनिक तरीके से फसल को तैयार करो। और तो ऑर्गेनिक तरीके से अगर हम फसल को तैयार करेंगे तो 3 चीज़ों का यूज़ होगा। सबसे पहले बैक्टीरिया, नंबर 2 फंजाई, और एक और क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, और एक और बताइए आप लोग, वायरस। ये 3 चीज, ये माइक्रोब्स है ना, ये तीनों ही एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होंगे।
है ना, जैव निरंतक। अगर आपको अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो ये 3 चीज बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होंगे, ठीक है। जीवाणु, कवक और विषाणु, ये आपकी ऑर्गेनिक खेती को तैयार करेंगे, है ना, क्योंकि बायो का मतलब ही होता है लिविंग बींग्स। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग, जीवित जीव, जैसे कि ह्यूमंस भी आ जाते हैं। अगर आप बायो फर्टिलाइजर यूज करोगे तो लिविंग चीजें चाहिए आपको, तब तो किसी चीज को डिस्ट्रॉय करोगे। हम तो अपने आप को नहीं फेंक देंगे उस फसल पे कि भाई ये काम करो, ह्यूमन बींग्स नहीं। बायो का मतलब ही होता है लिविंग, लिविंग चीज। तो बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये लिविंग होते हैं। इनका यूज करेंगे तो क्या होगा? फसल में काफ़ी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी विदाउट केमिकल। चलिए, आप सबसे पहले मैं लूँगी इंसेक्ट। कौन से इंसेक्ट, ये समझ में आ रहा है? माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल। हम माइक्रोब्स का यूज़ बायो कंट्रोल में कैसे है? तो उन्होंने बोला ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब खेती करना। ऑर्गेनिक तरीके से आप खेती करो। ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप खेती करोगे तो बायोडाइवर्सिटी इज़ द की टू हेल्थ। आपकी जैव विविधता ही स्वास्थ्य की कुंजी है, सबसे अच्छा मानेंगे। उन्होंने बोला अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से काम करेंगे तो कैसे हम मान सकते हैं कि हमारी हेल्थ के लिए एक अच्छी कुंजी है? क्यों कि उन्होंने बोला है कि बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस को यूज़ करो आप बायो कंट्रोल के फॉर्म में, एक बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हम इंसेक्ट लेते हैं। कीट, एग्जाम्पल इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े या कीट। इंसेक्ट में एग्जाम्पल आपने सबसे पहले कौन सा कीट देखा था? इंसेक्ट, बीटल देखा था, लेडी बर्ड, जिसमें कैसे कलर की धारियां दिख रही थी आपको? एक रेड और ब्लैक कलर की, है ना, जो किसको कंट्रोल कर रही थी? एफिड्स को। तो लिख लीजिए एग्जाम्पल में इंसेक्ट में क्या आ जाएगा? बीटल। बीटल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? भृंग, है ना, बीटल्स। इसका नाम क्या है? लेडी बर्ड। ये किसको कंट्रोल कर रहा था? एफिड्स को। कंट्रोल कर लो या ईट कर रहा था, खा भी रहा था उसको, खाकर। ये बीटल जिसको हम बोलते हैं लेडी बर्ड, ये किसको खाकर कंट्रोल कर रहा था? एफिड्स को, ठीक है। एफिड्स को खा रहा था और क्या कर रहा था? उस फसल को बचा रहा था वो, ठीक है। लेडी बर्ड, बीटल बोलते हैं। एक और है ड्रैगन फ्लाई। आपके एनसीईआरटी में गंबूसिया मछली के बारे में नहीं दिया है। ड्रैगन फ्लाई, पतंगा देखा आपने? पतंगा वो ग्रीन कलर का घूमता रहता है, ड्रैगन फ्लाई टाइप का, है ना, कीट पतंगा, है ना, वो मॉस्किटो को खाता है, उड़ते हुए मॉस्किटो को। तो आपके एनसीईआरटी में दिया ड्रैगन फ्लाई। देखा है कि नहीं? देखा होगा ना, ड्रैगन फ्लाई। हाँ, ड्रैगन फ्लाई किसको खाकर फसल को बचा रहा है? मॉस्किटो को। मच्छर को खाता है ड्रैगन फ्लाई। और इसी में लिख लेना गंबूसिया। कौन सी मछली? गंबूसिया के लार्वा, गंबूसिया फिश के लार्वा। हाँ, टिड्डा, सही बोली। हाँ, पतंगा होता है यार, देखा नहीं, एक ब्लू ब्लू कलर का रहता है, दिखा दूंगी, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई, पतंगा लिख लेना, ड्रैगन फ्लाई, कीट पतंगा बोलते हैं इसको। पतंग की तरह उड़ता ही रहता है, ऊपर ही, नीचे बैठते ही नहीं है। ये किसको खाता है? मॉस्किटो को। मॉस्किटो को खाकर फसलों को बचाता है ड्रैगन फ्लाई। बीटल एफिड को खाकर फसलों को बचा रही है, प्लांट्स को। और ड्रैगन फ्लाई, पतंगा, किसको खाकर? मॉस्किटो को। और एक एग्जाम्पल मैंने जो बताया था गंबूसिया, गंबूसिया की मछली के जो लार्वा होते हैं वो भी मॉस्किटो को खाते हैं, मच्छर को, ठीक है। ये हो गया इंसेक्ट। दूसरा आता है बैक्टीरिया, लिख लो। यहाँ पे कोई डाउट है क्या?
अब समझ में आएगा कि एक बायो कंट्रोल की तरह कौन काम कर रहा है, इंसेक्ट। इंसेक्ट जो होते हैं, एग्जाम्पल उन्होंने दिया बीटल। बीटल जो होता है जिसको हम बोलते हैं लेडी बर्ड, बड़ा खूबसूरत सा होता है, रेड कलर का और ब्लैक कलर की उसमें धारियाँ होती हैं, है ना, अभी देखा आपने। तो ये किसको खाकर कंट्रोल कर रहे हैं, एफिड्स को। और ड्रैगन फ्लाई किसको खा रहे हैं, मॉस्किटो को, और गंबूसिया लार्वा भी, ठीक है। तो ये इंसेक्ट हो गए जो कि एक बायो कंट्रोल की तरह काम कर रहे हैं। गंबूसिया मछली के जो लार्वे होते हैं वो मछली को, उसको खाते हैं, मॉस्किटो को, उसके लार्वे। हाँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं लार्वा, ठीक है। चलिए, हो गया, ये नोट कर लें। यहाँ पे कोई डाउट है क्या? एफिड, एफिड ग्रीन कलर के होते, छोटे छोटे। ये हो गया इंसेक्ट का रोल। अब दूसरा रोल आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, एग्जाम्पल बताइए बैक्टीरिया का, कौन है? बैसिलस थोरेंजिन्स, बीटी, है ना, बीटी। लिखिए, यहाँ लिख लीजिए आगे। बैसिलस, बैसिलस क्यों बोल रहे हैं? बैसिलस का मतलब होता है, क्या होता है बैसिलस का, मैंने पढ़ाया था शुरू में। बैसिलस का मतलब क्या होता है? किस शेप के होते हैं वो? हाँ, रोड शेप के। रोड शेप के बैक्टीरिया पढ़े थे ना, बैसिलस, तो ये बैसिलस है, रोड शेप के। बैसिलस थोरिंजेंसिस, बैसिलस थोरिंजेंसिस, केमिकल्स नाम अच्छे से लिख लेना इनका। बैसिलस थोरिंजेंसिस शॉर्ट फॉर्म बीटी, ये एक बैक्टीरिया का नाम है, बैसिलस थोरिंजेंसिस। हाँ, बायोटेक में तो बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। हाँ, बैसिलस थोरिंजेंसिस, ये किसको खाती है, किसको खा रही है? नहीं, ये कैटरपिलर के लार्वा को खाती है। किसको खा रही है? कैटरपिलर के लार्वा को। याद आ गया, है ना? हाँ, बटरफ्लाई, कैटरपिलर के लार्वा को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं लार्वा कैटरपिलर के, या लिख सकते हैं बटरफ्लाई कैटरपिलर, ऊपर नाम लिख लेना, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कैटरपिलर। उनको खाकर ये कंट्रोल करती है। इसके डिटेल में लिखते हैं, बटरफ्लाई कैटरपिलर। अब इसके बारे में डिटेल लिख लेते हैं हम। सिंपल, ऐसे याद करना, लेडी बर्ड खाती है एफिड्स को, और ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो का खाता है, और बैसिलस थोरिंजेंसिस किसको खाता है? बटरफ्लाई कैटरपिलर के लार्वा को खाता है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़, ऊपर का लिख लिया। चलिए, लिख दे रही हूँ। हाँ बेटा, लार्वा, तितली होती है, तितली देखिए, तितली के छोटा सा बच्चा होता है, उसको बोलते हैं लार्वा। लार्वा होगा तो बड़ा होकर तितली बनेगा, तो क्या करती है, बैसिलस थोरिंजिन्स का छिड़काव कर देते हैं, तो वो खा लेता है, तो ख़त्म हो जाती है उसकी स्पीसीज वहीं की वहीं। चलिए, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। किसकी वजह से? क्योंकि ये रिलीज करता है एक टॉक्सिन। क्या रिलीज करता है? टॉक्सिन, जहर, रिलीज टॉक्सिन। अगर रिलीज करेगा टॉक्सिन तो क्या होता है, जैसे ही ये बीटी जो क्रायोजीन होता है वो किसके अंदर चला जाएगा? उसकी गट में। टॉक्सिन में लिख लेना ब्रैकेट में, आगे जाके आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्राय, कौन सा जीन? क्रायोजीन। किस में होता है? बैसिलस थोरिंजेंसिस बैक्टीरिया के अंदर होता है ना। जब ये रिलीज करेगा, और इसको कौन खाता है? इंसेक्ट। कौन खा लेगा? इंसेक्ट। तो लिखिए एक्टिव इनसाइड गट,
ये एक्टिव कहाँ पर होगा? गट में। किसकी गट में? इंसेक्ट की गट में, है ना? एक्टिव इनसाइड गट, ठीक है। उसकी गट में जाके क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा और क्या करेगा? उसको मार देगा। मार दिया। अब हिंदी में लिख लें। लिखिए, टॉक्सिन निकलता है, लार्वा की पाचन नली में लार्वा की पाचन नली में टॉक्सिन निकलकर लार्वा की पाचन नली में छेद करता है, छेद करता है, जिससे लार्वा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लार्वा की पाचन नली में टॉक्सिन निकलकर लार्वा की पाचन नली में छेद करता है, जिससे लार्वा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और किसकी वजह से? क्राइजीन की वजह से। ये है बैसिलस, बैसिलस में होता है। नहीं नहीं, बटरफ्लाई में क्यों होगा बेटा? बैसिलस में होगा। उसके नीचे तो लिखा मैंने, नीचे बैसिलस में होगा, समझ गए ना? उसके नीचे लिखा रिलीज टॉक्सिन। जैसे ही रिलीज होता है टॉक्सिन, जैसे ही उसको इंसेक्ट खाएगा तो उसकी गट में जाकर ये क्राइजिन एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होकर उसकी जो गट होती है, उसकी पाचन नली होती है, उसको छेद कर देता, और छेद करने से क्या होती है? लार्वा की मृत्यु हो जाती है। ये है कंडीशन। तो उसमें ऐसा कौन सा टॉक्सिन होता है? क्राइजीन। बीटी के अंदर होता है क्राइजीन। जैसे ही उसके ऊपर छिड़काव करते हो ना आप लोग, तो क्या होता है? जैसे ही वो इंसेक्ट खाएगा, हाँ ये भी लिख लो, ये मार्केट में किस फॉर्म में रहते हैं? एक, हाँ, एक थैले के फॉर्म में मिलते हैं, पाउच के फॉर्म में। लिख लीजिए। हाँ, क्राइजीन उस जहर का नाम। जीन उसके अंदर पाया जाता है, वो जीन है। जब ये खाते हैं उनके लिए जहर हो गया वो, ठीक है। उनके लिए क्या है? जीन है। और जब इंसेक्ट खाएगा तो उसके लिए वो जीन जीन नहीं रहेगा, जहर हो जाएगा, टॉक्सिन हो जाएगा। समझ रहे? क्राइजीन बोल सकते हो कि कौन सा जहर पाया जाता है वो क्राइजीन के फॉर्म में होता है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं आप। और ये किस फॉर्म में मिलता है? तो ड्राई स्पोर ऑफ बीटी। क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? ड्राई स्पोर्स ऑफ बीटी। शुष्क बीजाणु के थैले के रूप में, थैले के रूप में होते हैं ये। सैशे मिलते हैं इनको, और उस सैशे में क्या मिला देते हो आप? पानी। पानी मिला दिया जाता है। और छिड़काव किस पे करेंगे? जब
पानी मिला देते हैं, तो छिड़काव करते हैं ब्रासिक एसिड और प्लांट ट्री में, सरसों के समूह में, जो सरसों के पौधे होते हैं उनमें करेंगे। मिक्स्ड लिख लेना H2O। और छिड़काव किस पे हो जाएगा? ब्रासिक एसिड। ब्रासिक एसिड किसका ग्रुप है? सरसों समूह का, लिख लीजिए। ब्रासिक एसिड प्लांट और फ्रूट प्लांट। ब्रासिक एसिड प्लांट एंड फ्रूट प्लांट। कंफ्यूज मत हो, एक बार और कर दूंगी। सरसों समूह और फल वाले वृक्ष, इनमें क्या कर देंगे? छिड़काव कर देंगे, स्प्रिंकल। हाँ बेटा, सरसों की जो फसलें होती हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा कीट लग जाते हैं, इंसेक्ट, कोई भी फसल के लिए। लेकिन आपके एनसीईआरटी में ब्रासिक एसिड समूह, ब्रासिक एसिड समूह बहुत सारे प्लांट्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल में बता रही सरसों, ठीक है। हाँ, ज़्यादातर ये होती है सरसों समूह, और फल वृक्ष में छिड़काव कर देते। समझ लीजिए एक बार और, लिख लिया? जो लिखा है उसको और समझ लो, लिखना बाद में, पहले समझ लो। सबसे पहले आता है कि इंसेक्ट के बारे में आपने पढ़ लिया कि लेडी बर्ड किसको ईट कर रही थी? एफिड्स को ईट कर रही थी। और जो ड्रैगन फ्लाई किसको ईट कर रहा था? मॉस्किटो को। क्लियर? फिर उसके बाद आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जैसे ही नाम है तो बी से बैक्टीरिया होता है, और बी से क्या होती है? बैसिलस थॉरिनजेंसिस हो जाता है। बैसिलस थॉरिनजेंसिस में एक ऐसा जहर होता है, उस जहर का नाम होता है क्राइजीन। ठीक है, याद रखना, बैसिलस थॉरिनजेंसिस जैसे ही रिलीज करता है टॉक्सिन, और इस टॉक्सिन को कोई भी इंसेक्ट अगर जिस प्लांट में डाला है, ये पाउडर के फॉर्म में, कोई भी इंसेक्ट आकर उस पर बैठेगा और उस प्लांट को खाएगा, तो वो टॉक्सिन उसकी गट में चला जाएगा, उसकी पाचन नली में चला जाता, और पाचन नली में क्या हो जाती है? छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, और छेद की वजह से वो लार्वा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। वही लिखा है रिलीज टॉक्सिन एक्टिव इनसाइड गट, क्योंकि ये जो क्राइजीन होता है कब एक्टिव होता है? जब वो इंसेक्ट के गट में जाता है। कब एक्टिव होता है? जब वो इंसेक्ट के गट में जाता है। तो एक्टिव इनसाइड गट ऑफ सर्टेन इंसेक्ट एंड किल इट। लार्वा की पाचन नली में टॉक्सिन निकल कर लार्वा की पाचन नली में छेद करता है, जिससे लार्वा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उन्होंने पूछा कि किस फॉर्म में मिलता है मार्केट में, तो याद रखना ड्राई स्पोर ऑफ बीटी, शुष्क बीजाणु थैले के रूप में होते हैं, जिसमें पानी मिलाकर आप सरसों समूह के जो प्लांट होते हैं और जो फल वाले वृक्ष होते हैं उनमें अगर छिड़काव कर दोगे तो आपकी फसल और आपका जो प्लांट होगा वो बच जाएगा। कोई भी इंसेक्ट या कोई भी कीड़ा उस फसल को खराब नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें बीटी कॉटन का छिड़काव डाला है। अपन खाएंगे, अपनी बॉडी में पहले इसका कर चुके हैं साइंटिफिक साइंस। जब ये चीज़ें आती है ना मार्केट में, पहले अपने ऊपर भी किया जाता है एक्सपेरिमेंट। ऐसा तो नहीं कि अपने पे हार्मफुल नहीं है, अपने पर कोई हार्मफुल इफेक्ट। तभी तो कहते हैं मार्केट से लाई कोई भी वेजिटेबल्स होती है उनको धोकर खाना चाहिए, है ना। या जिसमें आपको लगे काफ़ी उसमें मतलब जैसे बारिश के टाइम पे जो सब्जियां होती हैं उनको थोड़ा सा बॉईल कर लो, फिर बनाओ। पानी को बॉईल करके उसके जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह उनको डिस्ट्रॉय कर दो, उसके बाद फिर आप सब्जी में बना कर खाओ। पहले बॉईल करके यूज़ करोगे। ठंडों में तो बढ़िया रहती हैं सब्जियां, लेकिन बारिश के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा होती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया बीटी कॉटन की कहानी, समझ में आ गई। सीधे ये लार्वा को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और किसकी वजह से? अपने टॉक्सिन की वजह से। तो मार्केट में अवेलेबल होते हैं थैले के फॉर्म में ये। चलिए नेक्स्ट है, ये बैक्टीरिया हो गया। नेक्स्ट आता है वायरस। वायरस में बैकेलो वायरस पढ़ा था हमने। नेक्स्ट है वायरस। इंसेक्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस का एग्जांपल होता है बैकेलो वायरस। बैकेलो वायरस, बैकेलो वायरस का जीनस का नाम क्या है? इसका जीनस स्पेसिफिक जीनस होता है ना। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, लिख लीजिए न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ऑर्थोपोडा कॉकरोच, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं? पैर होते हैं। ऑर्थो मीन्स होते हैं बहुत सारे ज्वाइंट। कॉकरोच को देखना, एग्जांपल सिंपल में बता रही। कॉकरोच होते हैं, ऑर्थोपोडा फाइलम होता है, एक बहुत बड़ा फाइलम होता है, सबसे बड़ा इंसेक्टा,
जिसमें इंसेक्ट क्लास होती है और फाइलम ऑर्थोपोडा होता है। तो ऑर्थोपोडा के में जितने भी इंसेक्ट आते हैं वो ऑर्थोपोडा फाइलम में पढ़े जाते हैं। तो आपके इंसेक्ट सबसे बड़ी क्लास होती है। हाँ, उसके बाद हम आते हैं मैमल्स। मैमल्स एक फाइलम होता है, ठीक है, हाँ पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में ना। ऑर्थोपोडा एक बहुत बड़ा फाइलम होता है जिसकी क्लास होती है इंसेक्टा। तो जितने भी इंसेक्टा, हाँ बेटा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट है, उसका फर्स्ट चैप्टर डिलीट है, ऑर्गेनिज्म वाला है ना, वो है, सेकंड है उसका। चलिए अब आता है बैक्लोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। 13 चैप्टर है बायोलॉजी के, अभी 10 चैप्टर बचेंगे, 3 हुए 10 बचे हैं अभी, ठीक है। बैक्लोवायरस जो कि जीनस है, जिसका जीनस क्या है, न्यूक्लियोपॉली, अरे नाम अरे अधूरा नाम, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस लिखिए, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस की स्पेशलिटी क्या होती है, नैरो स्पेक्ट्रम। क्या होता है इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर, नैरो स्पेक्ट्रम। बातें नहीं, नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, सक्रिय स्पेक्ट्रम, लिख लेना, हाँ वेरी गुड, सक्रिय स्पेक्ट्रम, जो कि कीटनाशक उपचारों के लिए उत्तम माने गए हैं। कीटनाशक उपचारों के लिए उत्तम माने गए हैं, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी होती है नैरो स्पेक्ट्रम, कीटनाशक उपचारों के लिए उत्तम माने गए हैं। और ये किस पे अटैक करते हैं, इट अटैक आर्थ्रोपॉड एंड आर्थ्रोपोड्स, बता रही हूँ बेटा, एंड इंसेक्ट। ये आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा को और कीट को आप समझ लो। चलिए, नैरो स्पेक्ट्रम मीन्स होता है कि आप जिसको चाहें उसको मार सकते हो। बैक्लोवायरस की एक क्वालिटी होती है, इसकी क्वालिटी होती है जीनस की वजह से। वो जीनस का नाम क्या होता है, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। आप जिसको चाहोगे उस पे ही अटैक करेगा। ऐसा नहीं कि आपने प्लांट में डाल दिया तो जितने भी इंसेक्ट हैं, सारे इंसेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, आप चाह रहे सिर्फ मच्छर को मारना तो सिर्फ मच्छर पे ही अटैक करेगा ये। आप चाहते कॉकरोच को मारना तो सिर्फ कॉकरोच पे ही अटैक करेगा। तो इसकी स्पेसिफिक क्वालिटी होती है नैरो स्पेक्ट्रम। किसकी होती है, बैक्लोवायरस की। क्यों होती है, क्योंकि इसमें एक जीनस होता है, जीनस का नाम है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। और न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस एक नैरो स्पेक्ट्रम क्वालिटी होती है, जिसको चाहे उसको आप मार सकते हो, आपके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। बाकी में तो आप छिड़काव करके आ रहे थे, जितने भी इंसेक्ट होंगे सारे मर जाएंगे। हो सकता है उसमें बटरफ्लाई भी बैठी हो, उसमें मॉस्कीटो भी बैठे हो, उसमें हो सकते छोटे छोटे टिड्डे भी बैठे हों, बहुत सारे होते हैं ना, आपने देखा प्लांट्स के आजू बाजू घूमते रहते हैं, है ना। लेकिन ये जो बैक्लोवायरस होता है, जिसको आप चाहोगे उसी वायरस को जाके, उसी बैक्टीरिया को जाके किल करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्वालिटी होती है, इसका क्वालिटी का नाम होता है नैरो स्पेक्ट्रम, संक्रिय स्पेक्ट्रम। कीटनाशक उपचारों के लिए उत्तम माने गए हैं। तो इंसेक्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, 3 हो गए ना, बैक्टीरिया, फंजाई। अब आ जाती है बात बायो फर्टिलाइज़र। एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं इसको, टॉपिक को, बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल में आपने सबसे पहले पढ़ा था इंसेक्ट। इंसेक्ट में आता है लेडी बर्ड।
लेडी बर्ड किसको कंट्रोल कर रहे थे? एफिड्स को। किसको खाकर कंट्रोल हो रहे थे? एफिड। ठीक है, गंबूसिया लार्वा बोल दो या मान के चलो ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई किसको खा रहे थे? मॉस्किटो को। नेक्स्ट आता है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बैसिलस थॉरिंजेंसिस। बैसिलस थॉरिंजेंसिस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बीटी। सिंपल बात है, बीटी के अंदर एक जहर होता है जिस जहर का नाम होता है क्राइजीन। जैसे भी कोई भी इंसेक्ट होता है इस बीटी वाले प्लांट को खाता है जिसमें छिड़काव किया है, इंसेक्ट की गट को वो डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे उस लार्वा की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। लार्वा कौन सा होता है? बटरफ्लाई कैटरपिलर। क्लियर? एक लाइन बस याद रखना, बीटी बैसिलस थॉरिंजेंसिस किसको कंट्रोल कर रहा है? बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वा को। कहानी कुछ नहीं पूछेंगे, यही पूछेंगे कि बीटी कॉटन किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? तो बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वा को करते हैं। क्लियर? एक लाइन वाला। फिर दूसरा आता है वायरस, बैकलोवायरस। बैकलोवायरस का जीनस होता है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस की क्वालिटी होती है, स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम क्यों बोला गया है? जिसको चाहो उसको मार सकते हो, एक अच्छा ट्रीटमेंट माना गया है कीटनाशक के लिए। तो ये अटैक करता है आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स जिसमें बहुत ज़्यादा पैर होते हैं। आर्थ्रोपोड एक फाइलम होता है इंसेक्टा क्लास का, ठीक है, जिसमें बहुत सारी इंसेक्टा, पूरे सारे इंसेक्ट आ जाते हैं इसके अंदर, तो उन पे अटैक करता है आर्थ्रोपोड एंड इंसेक्ट्स को। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम बायो फर्टिलाइज़र। ये होगा सारे बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल में क्या क्या पढ़ा आपने? सबसे पहले इंसेक्ट पढ़ा, बैक्टीरिया पढ़ा, और क्या पढ़ा आपने? ठीक है, अब आता है बायो फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? बायो फर्टिलाइज़र, माइक्रोब्स इन बायो फर्टिलाइज़र। हाँ, फंगस हाँ फंजाई रह गया ना, ट्राइकोडर्मा, भूल गई, रह गया। फंगस लिख लो, हाँ सही, फंगस लिखिए, कवक। एग्जाम्पल लिख लो, ट्राइकोडर्मा। किसमें पढ़ा था हमने ट्राइकोडर्मा? ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम। इसमें बुक में दिया है क्या? ट्राइकोडर्मा है ना। ये किसके लिए? ये भी प्लांट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए होता है। बस ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना। ठीक है, ट्राइकोडर्मा एक फंगस का नाम है, आगे भी पढ़े हैं आपने। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर, बायो कंट्रोल हो गए हैं, अब बायो फर्टिलाइजर होते हैं। जैव उर्वरक में सूक्ष्म जीव, वो जैव नियंत्रण थे, ये क्या है? जैव उर्वरक। जैव उर्वरक में सूक्ष्म जीव। अब हम समझेंगे बायो फर्टिलाइजर के बारे में कि बायो फर्टिलाइजर कैसे यूजफुल होते हैं। अगर हम बात करें बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मतलब फर्टिलिटी को बढ़ाना, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना। फर्टिलाइजर नाम से ही समझ में आ रहा है, फर्टिलाइजर मीन्स मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाना, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देना। और कौन बढ़ाता है? इसमें भी वही रोल आएंगे, बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया। ये तीन हैं जो मिट्टी की क्या करती? फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया, ये तीनों ही क्या करते हैं? मिट्टी की फर्टिलिटी को, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। सॉइल फर्टिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। मृदा की उपजाऊ शक्ति को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। हाँ समझा दे रही हूँ।
समझिए, बायो फर्टिलाइज़र, बायो कंट्रोल माइक्रोब्स में पढ़ लिया, अब बायो माइक्रोब्स के बारे में हम बायो फर्टिलाइज़र में पढ़ेंगे। बायो फर्टिलाइज़र मीन्स फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र मीन्स क्या होती है? फर्टिलिटी को बढ़ा देना। किसकी फर्टिलिटी को? मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देना। आपने देखा फसल को अगर उगाना है, अच्छी फसल अगर आपको तैयार करना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉइल का, और सॉइल का अगर रोल है तो उसमें फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए। आपने देखा हर 3 महीने बाद फसल तैयार करते हैं, लेकिन फसल बदल बदल के तैयार करते हैं। ऐसा तो नहीं कि गेहूँ वहीं उसी उधर ही हो रहा फिर से वहीं पर कर देंगे, नहीं। 3 मंथ बाद, उसके पहले क्या उगा रहे थे हम लोग? चना मूंग की दाल, फिर उसी ज़मीन पे आप क्या उगाएंगे? गेहूँ। क्यों? इससे फर्टिलिटी बढ़ती है। चना और मूंग की दाल वाले जो प्लांट्स होंगे वो लेग्यूमिनस है। लेग्यूमिनस प्लांट की वजह से सॉइल में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? नाइट्रोजन की। किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? नाइट्रोजन। फिर उसी जगह पे हम गेहूं के प्लांट्स तैयार करेंगे तो फर्टिलिटी तो अच्छी होगी, फसल ज़्यादा अच्छी तैयार होगी। तो क्या बोल रहे हैं? फर्टिलाइज़र मीन्स होता है सॉइल की फर्टिलिटी कैसे आपको बढ़ाना है। तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसका रोल होता है? इसमें भी बैक्टीरिया का, फंजाई का और साइनोबैक्टीरिया का होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में राइजोबियम बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया आ जाएगा? राइजोबियम बैक्टीरिया। इधर समझ आया आप लोगों को? ठीक है, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। बायो फर्टिलाइजर मतलब मिट्टी में सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना, फर्टिलिटी मतलब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाना। आप कैसे बढ़ाओगे ये समझेंगे हम। तो सबसे पहले किस बैक्टीरिया का यूज़ करेंगे? राइजोबियम। किस बैक्टीरिया के यूज करेंगे? राइजोबियम। लिखिए, राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया। वो भी आएगा, वो फंगस होता है, अभी बैक्टीरिया है। राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है ये क्या करता है? एसोसिएट होता है विथ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। एसोसिएट विथ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। कौन से प्लांट होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट के साथ क्या होते हैं? एसोसिएट होते हैं। एग्जाम्पल में लिखिए कौन से होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट? लाइक पी, मटर, बीन, सेम, और क्या आ जाएगा? फली और दालें। जितनी भी दालें होती हैं वो सारे लेग्यूमिनस प्लांट वाली होती हैं। पल्सेस, जितनी भी दालें होती हैं सब उसी में आ जाती हैं। किसको फिक्स करते हैं ये? नाइट्रोजन को। हिंदी वाले लिख लें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण या फिक्स। फिक्स कराने के लिए सेम देखा ना सबने? सेम के खाते हो गए अभी, ठंडों में आएगी सेम के बीज। सेम दालों, सेम दालों, फलीदार पौधे, फलीदार पौधे की जड़ों के साथ जुड़े हैं। समझिए, लेग्यूमिनस मीन्स होता है ये प्लांट्स होते हैं।
प्लांट्स की ये जड़ें होती हैं। जड़ों में क्या होते हैं? नोड्यूल्स होते हैं। ये नोड्यूल्स, गांठें, इन प्लांट, जिन प्लांटों में ये गांठें होती हैं वो कौन से प्लांट होते हैं? लेग्यूमिनस। कौन से प्लांट होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, यही प्लांट क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर में क्या फिक्स करते हैं? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन अगर फिक्स करेंगे तो क्या होगी? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये कहीं ना कहीं मृदा की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए होते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं, गांठों में। कौन सा बैक्टीरिया होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। डायग्राम मत बनाना, सिर्फ उतना लिख लेना, समझाने के लिए था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेग्यूमिनस प्लांट में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है बेटा? राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। और एग्जाम्पल में आप क्या बोल सकते हैं? कौन से प्लांट्स हैं वो? सेम है, फलीदार पौधे हैं, और दालें, जितनी भी दालें होती हैं उन वो कौन सी प्लांट्स होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। ये लेग्यूमिनस प्लांट की वजह से ही सॉइल में क्या हो जाती है? नाइट्रोजन फिक्स रहती है, और नाइट्रोजन फिक्स होगी तो सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। जब भी आप उस जगह पर कोई भी फसल तैयार करोगे तो वो फसल बहुत अच्छी तैयार होगी। क्यों? क्योंकि उसकी फर्टिलिटी अच्छी बढ़ी हुई है। किसकी वजह से? नाइट्रोजन की वजह से। तो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन कि नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले कौन कौन से प्लांट होते हैं? तो याद रखना कौन कौन से होते हैं? पी, बीन्स, पल्सेस। दालों में कोई सी भी दाल दे सकते हैं, है ना। चलिए, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि दाल वाले जो पौधे होते हैं उन पौधों को कौन से प्लांट और कहते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट। कौन से प्लांट और कहते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट। और इन लेग्यूमिनस प्लांट की वजह से एटमॉस्फेयर में किसकी को बढ़ जाती फर्टिलिटी? नाइट्रोजन की। आगे समझ, याद रखना राइजोबियम बैक्टीरिया। लिख लिया क्या? चलिए, लेग्यूमिनस प्लांट में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है? कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या होता है? नाइट्रोजन को फिक्स करना। 2 पॉइंट याद रखना, राइजोबियम बैक्टीरिया का काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना, और लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है। और प्लांट के एग्जाम्पल याद रखना आप लोग। चलिए, दूसरा बैक्टीरिया लिखिए, एजोस्पाइलम। इसी में एजोस्पाइलम, एजोस्पाइलम, एजोस्पाइलम एंड एजोटोबैक्टर एंड एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइलम एंड एजोटोबैक्टर अलग अलग है बेटा। एजोस्पाइलम, एजोटोबैक्टर और राइजोबियम बैक्टीरिया। अब इसमें एक बैक्टीरिया आपने देखा था लेग्यूमिनस प्लांट में होता है अंदर। ये एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइलम जो होते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? फ्री लिविंग बैक्टीरिया, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। किस अवस्था में पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था में पाकर ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। लिखिए, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। कैसे बैक्टीरिया होते हैं? फ्री लिविंग। फ्री लिविंग बैक्टीरिया। और इन द सॉइल, मिट्टी में ये मुक्त अवस्था में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है। फ्री लिविंग है, ठीक है। और ये क्या करता है? फिक्स, दैट फिक्स नाइट्रोजन। लिख लीजिए, ये फिक्स करता है नाइट्रोजन।
ठीक है, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फ्री लिविंग फॉर्म में रहता है, लेकिन किसको क्या करता है, नाइट्रोजन को स्थिर करता है। नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं। ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है। इसका सिर्फ डिफरेंस याद रखना, ये भी क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया होता है ये फ्री लिविंग होता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है सॉइल के अंदर, जो कि ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो 3 बैक्टीरिया हो गए, एक राइजोबियम बैक्टीरिया, एक एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया, एक एजोस्पाइरलम। तीनों ही बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। डिफरेंस याद रखना कि वो लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, लेकिन एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है, जो सॉइल के अंदर पाया जाता है, गांठों में नहीं पाया जाता, सॉइल के अंदर पर, मिट्टी के अंदर पाया जाता है। और किस स्टेज में पाया जाता है, फ्री लिविंग होता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्लियर, ये भी नाइट्रोजन। तो याद रहेंगे एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम और राइजोबियम बैक्टीरिया, तीनों ही बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। लेकिन राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जा रहा है, और एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम फ्री लिविंग सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, हाँ बच्चा, अंदर अंदर मिट्टी के अंदर, जड़ों में मैंने लिखवाया ही नहीं। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस, मिट्टी, फ्री लिविंग। आपकी जितनी भी, आप लोग क्या सोच रहे हैं, जो पानी पी रहे हो ना, उसमें भी एजोस्पाइरलम एजोटोबैक्टर, क्योंकि मिट्टी से ही पानी आ रहा है आपका, है ना, रहता है, समझ रहे, इसमें भी रहता है। हाँ, वहाँ पे भी पाया जाएगा। मैंने क्या बोला, मिट्टी के अंदर प्रेजेंट इन एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरलम। आपके पानी में हल्का हल्का आपने देखा, पानी मिट्टी का टेस्ट भी आता है, ये आप पीते भी हो, ये कहीं ना कहीं क्यों, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। चलिए, फिल्टर कर देते सारे मिनरल्स। अब आ जाता है दूसरा, फंगस। लिख लिया ये मिट्टी के अंदर होता है, वो जड़ों की गांठों में होता है। क्लियर, ये मिट्टी के अंदर, राइजोबियम गांठों में, नोड्यूल्स जितने भी प्लांट होते हैं ना उनमें होता है, वहीं प्रेजेंट होगा। ये सारी मिट्टी में नहीं होता, जहां पर दलहनी पौधे होते हैं वहां पे प्रेजेंट होता है। चलिए, दूसरा है फंजाई, माइकोराइजा। लिख लिया ये ऊपर का। चलिए, नेक्स्ट लिखिए फंजाई, कवक। कवक में हम क्या पढ़ेंगे, माइको, माइको मीन्स फंगस होता है, माइकोराइजा, माइकोराइजा, माइकोराइजा। क्या क्या बोले, माइकोराइजा इसका जीनस, इसका जीनस का नाम क्या होता है, ग्लूमस। क्या नाम होगा, ग्लोमस। क्या बेटा, अब वही सब्सटेंस बढ़ जाते हैं, मिनरल्स वगैरह बढ़ जाते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। अब सॉइल कंपोनेंट्स, सॉइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेटा, सॉल्ट भी होता है सॉइल में, मिनरल्स भी होते हैं, खनिज पदार्थ भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मृदा में उसके अवयव की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब उसके कंपोनेंट्स की मात्रा बढ़ जाती है। लिख सकते हैं, वो भी है पॉइंट एक। शुरू में मैंने लिखवा दिया, फायर फर्टिलाइजर का काम ही होता है मैडा में क्या होती है, फर्टिलिटी को बढ़ाना। फर्टिलिटी बढ़ती है, सॉइल के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, सॉल्ट आ जाते हैं, फॉस्फोरस आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए, माइकोराइजा, माइकोराइजा में ग्लूमस जीनस का नाम है। एक जीनस पढ़ा था आपने, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो पढ़ा था, किसका जीनस था वो, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो, किसका, बैक्लोवायरस का जीनस। किसका था, बैक्लोवायरस। एक फंजाई का जीनस है जिसका नाम क्या है, ग्लूमस। ग्लूमस जो होता है ये एसोसिएट होता है विथ रूट ऑफ हायर प्लांट। एसोसिएटेड विथ रूट्स, ये भी जड़ों के साथ संबंध बनाता है।
एसोसिएट होता है। और ऑफ हायर प्लांट में पाइनस आता है। हाँ बेटा, जीनस की बात कर रहे हैं। माइकोराइजा एक फंगस का नाम है जिसका एक जीनस है, स्पेसिफिक जीनस, जिसका नाम क्या है, ग्लोमस। ग्लोमस में भी एक क्वालिटी बताइए कि ये एसोसिएट होता है विथ रूट्स विथ हायर प्लांट्स। ये जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं उनके साथ एसोसिएट होता है। और हायर प्लांट का एग्जांपल देख सकते हो, पाइनस। देखिए आप, पाइनस, पाइनस साइकस। हाँ तो बोला, देखा कि नहीं? दिखाऊंगी अभी, है ना। इसमें हिंदी में लिख लीजिए इसका। उच्च पौधे, उच्च हायर प्लांट होते हैं। सहजीवी, कब किए सहजीवी? हाँ, अमरवेल तो फिर खून चूसता है बस, उससे क्या कहता है, न्यूट्रिशन लेता है बस अमरवेल, चिपक कर फायदा मिला। हाँ, खून जैसे ही रहता है, वो चिपक जाता फिर निकलता ही नहीं है मच्छर। कब किए सहजीवी? पादप। ये क्या करेंगे, फॉस्फोरस लेंगे। क्या करेंगे, ये फॉस्फोरस लेते हैं। ये फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके ये फंगस प्लांट को दे देते हैं। अभी तक आपने देखा बैक्टीरिया नाइट्रोजन ले रहे थे ना, लेकिन ये जो फंगस होते हैं ना, ये फॉस्फोरस को मिट्टी से एब्जॉर्ब करके प्लांट को भेज देते हैं। क्या करेंगे, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करेंगे। कब की सहजीवी? मृदा, मृदा से फॉस्फोरस अवशोषित कर किसको भेज देंगे, प्लांट को। ठीक है, हायर प्लांट लेकिन ना उच्च वर्गीय पौधे, जैसे कि एग्जांपल पाइनस बताऊंगी अभी मैं। एग्जाम्पल, ये इसका काम होता है। चलिए अब आता है साइनोबैक्टीरिया। क्या बेटा? इम्यूनिटी, वही रूट में, ये जो लिखा ना मैं, एसोसिएट विथ रूट, वही होता है। जड़ के साथ ये संबंध बनाएंगे। संबंध बना के क्या करेंगे, फॉस्फोरस लेंगी। जड़ क्या लेंगी उनसे, फॉस्फोरस लेंगी। फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करके किसको दे देंगी, प्लांट को दे देंगी। तो ये कहीं ना कहीं एसोसिएट होती हैं। माइको मीन्स होता है फंगस। माइको मीन्स क्या होता है, फंगस। इतना याद रखना। फंगस का काम क्या होता है, फॉस्फोरस को लेगी मिट्टी से और एब्जॉर्ब करके क्या करेगी, प्लांट को दे देगी। और ये क्वालिटी होती है हायर प्लांट में। फॉर एग्जांपल पाइनस, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं ना हायर क्लास के, उसमें पाए जाते हैं। छोटे छोटे झाड़ियों में नहीं होते, हायर प्लांट्स होते हैं। हाँ, खजूर टाइप्स के होते हैं। एग्जाम्पल खजूर नहीं, पाइनस है। पाइनस का जो पौधा होता है वो खजूरी जैसे दिखाई देता, पाइनस साइकस। समझ में आ गया? अब दूसरा लास्ट है आपका साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि धान के खेतों में होते हैं। पाइनस में बता भी दे रही हूँ, कंफ्यूज मत हो। वाईफाई नहीं ऑन इसका। पानी पी लो। गर्ल्स कीप क्वाइट। पूछूंगी तो कुछ नहीं बनेगा। टेस्ट हो गया तुम लोग का माइक्रोब्स का?
हाँ, इसमें ना ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ना, तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट रीडर है उस पर डिपेंडेंट मत होना। उसमें ना ये जो टॉपिक है ना अपने माइकोराइजा, राइजोबम बैक्टीरिया, इनका नहीं दिए हैं क्वेश्चंस, है ना, तो तुम लोग क्वेश्चन कहीं और से लगा लेना। हाँ मैं सेंड कर, मैंने हिंदी वाले एक पीडीएफ पूरा सेंड करा, वो मोस्टली इंग्लिश वाले गए, हिंदी वाला वो डीपली है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। वो एम्स और नीट के लेवल के क्वेश्चन उसमें, अगर उसको सॉल्व कर लोगे ना तो समझ लो बन जाएगा तुमसे। हाँ बच्चा, हाँ इंग्लिश वाला पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी, भूल जाती हूँ, ग्रुप में सेंड कर दिया करो मैं। हाँ माइक्रोब्स आएगा। ये होती है पाइनस, ये दिख रहा है खजूर जैसे। हाँ ते कंफ्यूज हो रहे थे, क्या बोलते हैं इसको, चीड़ का वृक्ष, ये पाइनस ट्री, पाइनस। हाँ ये हायर प्लांट होते हैं बेटा, हायर प्लांट में मानते हैं पाइनस, हाँ वहाँ पर पाए जाते हैं। ये पाइनस ट्री जो होती है ये हायर प्लांट्स होते हैं जो कि, हाँ तो ये जो होते हैं जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में देखने मिलेगा, जम्मू कश्मीर नहीं श्रीनगर में देखने मिलेगा। गाइस कीप क्वाइट। चलिए, ये पाइनस ट्री जो होती है हायर प्लांट में माना जाता है। ये पाइनस ट्री क्या होती है, मिट्टी से फास्फोरस को एब्जॉर्ब करेगी और दूसरे प्लांट को भी भेज दी जाती है। मिट्टी से किसको एब्जॉर्ब करेगी, फास्फोरस, और प्लांट को भेज दिया जाता है। तो ये एक फंगस में कैसे काम करता है, सहजीवी संबंध की तरह काम करता है, एसोसिएट होती हैं इनकी रूट्स काफ़ी फैली रहती हैं, बहुत लंबी लंबी रूट्स होती हैं इनकी, पाइनस ट्री की। कोकोनट्स की भी होती हैं बेटा। हायर प्लांट्स में बहुत सारे हायर प्लांट्स आ सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ेंगे, इन्हीं को। ठीक है, समझे, कवकीय सहजीवी पादप मृदा से फास्फोरस अवशोषित कर प्लांट को भेज देते हैं। क्या याद रखोगे, फास्फोरस। अभी तक नाइट्रोजन फिक्स कर रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, फास्फोरस को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब वेरी आईएमपी है साइनोबैक्टीरिया, बातें नहीं बेटा, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, लिखिए ब्लू ग्रीन एल्गी। गर्ल्स बातें नहीं, नीली हरी शैवाल, नीली हरित शैवाल, इससे क्वेश्चन आया है, बीटी कॉटन से आया है और ब्लू ग्रीन एल्गी से आया है और राइजोबियम बैक्टीरिया से भी आया, इसलिए जो लास्ट के जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीली हरित शैवाल आया, ये क्वेश्चन देख लेना। साइनोबैक्टीरिया, साइनो मीन्स ब्लू, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, एग्जाम्पल में इसमें साइनोबैक्टीरिया के 3 एग्जाम्पल है, एनावीना, नॉनस्टॉक, ऑसिटोलेरिया। लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल पूछ लेता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखिए, सबसे पहले लिखिए एनावीना, नाम जैसे याद कर लो, एनावीना गाना जैसे याद कर लो, एनावीना, नॉनस्टॉक और ऑसिटोलेरिया। हाँ ओसी, ऑसिलेटोरिया, एनावीना, नॉनस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये 3 साइनोबैक्टीरिया होती हैं जो क्या करती, सॉइल में नाइट्रोजन को बढ़ा देती हैं। किसको बढ़ा देती हैं, नाइट्रोजन को बढ़ाती हैं। ठीक है, इसके लिखिए काम क्या होता है इसका, नाइट्रोजन को क्या करेंगी, बढ़ा देंगी। नाइट्रोजन की मात्रा को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ऊपर एरो बना दूंगे, समझ जाओगे। बढ़ाना, इंक्रीज कर देते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देना। और कहाँ पर देखने मिलेगी, धान की खेत, पैडी, कौन सी खेतों में इंपॉर्टेंस होता है ये बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ
इम्पोर्टेंस ऑफ बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड, धान के खेतों में। बेटा हिंदी में भी इनको यही बोलते हैं, एनावीना ही बोलते हैं, नॉन साइंटिफिक नाम ही चल रहा है उनका। एनावीना हिंदी में लिख दे रही हूँ, एनावीना नॉन स्टॉक एसिलेटोरिया, इनका हिंदी में लिखे यही लेटोरिया है ना। चलिए हिंदी में भी यही लिखा बेटा उनका, ऑसिलेटोरिया, ठीक है। इंपॉर्टेंस होता है ये बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड, पैडी फील्ड धान के खेतों में, हिंदी में लिख लेना, धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में महत्वपूर्ण है। के रूप में महत्वपूर्ण, बातें नहीं बेटा। और ऑर्गेनिक मैटर को भी बढ़ा देते, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को भी बढ़ा देते, लिख लेना, कार्बनिक पदार्थ को भी बढ़ा देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को भी इंक्रीज करते हैं। चलिए हाँ एक चीज़ और लिख लेना, एजोला, एजोला भी आ जाता है इसमें, एजोला ये भी साइनोबैक्टीरिया ही है। हाँ ये सब इन्हीं के नाम है, साइनोबैक्टीरिया, मैं बता रही हूँ अभी, पिक्चर्स में देख लेना। एनावीना, नॉन स्टॉक, ऑसिटेलिया, एजोला, नहीं अनदर नाम नहीं है, एजोला भी एक ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम है, इन्हीं के साथ है, एग्जाम्पल ही है ये, एग्जाम्पल हो गया। जैसे उनका ना एनावीना, नॉन स्टॉक, ऑसिटेलिया, ऐसे एक एजोला भी है जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखवा दिया, एजोला भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। चलिए एक बार और समझ लें, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी में एग्जाम्पल एनावीना, नॉन स्टॉक, ऑसिटेलिया, इनका गाने के फॉर्म में याद कर लो, जैसा भी वैसा याद कर लो, नाम से भूल जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर पता क्या करते हैं, नॉन स्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी किन खेतों में बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ की जाती है, धान के में, तो आपने क्या पढ़ के गए हैं, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जाम्पल में नॉन स्टॉक भी होता है, नॉन स्टॉक, एनावीना और ऑसिलेटोरिया, और एजोला भी याद रखना। ये सभी क्या होते हैं, ये एल्गी जो होती हैं धान की खेतों में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ये क्या करती है, नाइट्रोजन की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को भी बढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा को भी बढ़ाएंगे, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा भी बढ़ेगी, ऑर्गेनिक पदार्थों की मात्रा भी बढ़ेगी, और नाइट्रोजन की, और धान के खेतों में स्पेशली आपको दिखाई देगी ये, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के। अब देखो इसका साइनोबैक्टीरिया, बड़ा खूबसूरत सा दिखता है ये धान के खेतों में, ब्लू ग्रीन एल्गी। हाँ चैप्टर क्लोज कंप्लीट, पूरा पीडीएफ एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको, और थोड़े से क्वेश्चन और लगा देती हूँ, बातें नहीं। हाँ आप सब समझ लो, डाउट किस टॉपिक पे, उस टॉपिक पे काम करूंगी मैं यहाँ पे, जल्दी पूरे जितने बैठे हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन करने बैठूंगी ना, फिर मत बोलना नहीं सर, जल्दी से डाउट किस टॉपिक पे वो बता दे, चैप्टर खत्म हो गया ये। आज का समझा दूंगी। ये देखो धान की खेतों पे साइनोबैक्टीरिया, ये दिखती है ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ये समझ गए ना, ये चलिए शॉर्ट में समझा देती हूँ आज का जो टॉपिक है। गर्ल्स फुल एनर्जी के साथ रहना तुम लोग, ठीक है। चलिए माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में लास्ट टॉपिक था आज हमारा। सबसे पहले बायो कंट्रोल, जैव नियंत्रक, समझ लेना, पेन कॉपी सब नीचे रख लें, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। बायो कंट्रोल, बायो कंट्रोल में सबसे पहले आपने पढ़ा था लेडी बर्ड,
लेडी बर्ड किसको खा रही थी? किसको? लेडी बर्ड किसको खा रही थी? एफिड्स को। क्लियर। और ड्रैगन फ्लाई किसको खा रहा था? किसको खा रहे थे? मॉस्कीटो को। ये हो गया। क्लियर, खत्म। दूसरा बीटी, फुल फॉर्म क्या होता है बीटी का? बैसिलस थॉरिंजेंसिस। क्या नाम होता है फुल फॉर्म? बैसिलस थॉरिंजेंसिस, जो कि एक बैक्टीरिया है। क्या है ये? बैक्टीरिया। क्लियर, ये बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया होता है इसमें क्या होता है? टॉक्सिन होता है। टॉक्सिन का नाम क्या होता है? क्राइजीन। किसकी गट को ये डिस्ट्रॉय करते हैं? बटरफ्लाई की कैटरपिलर लार्वा को। बटरफ्लाई कैटरपिलर लार्वा को। कौन सा? ठीक है, बटरफ्लाई कैटरपिलर के लार्वा को क्या करते हैं? ये डिस्ट्रॉय करते हैं। क्लियर। तो बीटी कॉटन किसको कंट्रोल में कर रहा है? बटरफ्लाई कैटरपिलर के लार्वा को। वो भी है, दोनों ही लिखवाया था। आपके एनसीईआरटी में ड्रैगन फ्लाई लिखा है, वो तो मैंने लिखवा दिया क्योंकि मॉस्किटो गंबूसिया मछली के जो लार्वा होते हैं वो भी कंट्रोल करते हैं। थर्ड, ये हो गया आपके। फिर एक वायरस आता है। वायरस का नाम क्या है? बैकेलो वायरस। क्या होता है? बैकेलो वायरस। जीनस का नाम क्या है? क्या होता है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। इसकी क्वालिटी क्या होती है? नैरो स्पेक्ट्रम। क्या होती है? जो कि जिसको चाहे उसको मार दे। ठीक है, वायरस हो गया। आप क्या आ जाते हैं? फंगस। फंगस का नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पारम। ठीक है, ये किसको मारता है? प्लांट डिजीज को, ट्रीटमेंट के लिए। चलिए, हो गया। लास्ट, प्लांट में जो भी डिजीज होती है ये काम फंगस उसकी तरह काम करता है कंट्रोल के लिए। अब आता है बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक। बायो फर्टिलाइजर में सबसे फर्स्ट एग्जांपल क्या होगा? बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? हाँ, यहीं पर कंफ्यूज होंगे। राइजोवियम। राइजोवियम बैक्टीरिया का काम क्या होता है? नाइट्रोजन को फिक्स करना। किसको फिक्स करता है? नाइट्रोजन को। ठीक है, किन प्लांट्स में पाया जाता है? लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस प्लांट। एग्जाम्पल कौन से हो जाते हैं? पल्सेस, पी और सेम। एक बैक्टीरिया ये हो गया। दूसरा एजोस्पाइलम। और एक कौन सा बैक्टीरिया होता है? एजोटोबैक्टर। बच्चों ये तीनों बैक्टीरिया याद रखना। राइजोबियम बैक्टीरियम, एजोस्पाइलम, एजोटोबैक्टर। ये तीनों का ही काम होता है नाइट्रोजन को फिक्स करना। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं फ्री लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं? फ्री लिविंग। कहाँ पर? इन द सॉइल। याद रहेगा, शॉर्ट फॉर्म में बता रही हूँ। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, एजोस्पाइलम, एजोटोबैक्टर ये भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, लेकिन ये फ्री लिविंग होते हैं इन द सॉइल। क्लियर। चलिए, अब दूसरा। इसके बाद क्या था? फंगस थे। फंगस में कौन थे? माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा जो थे जो कि हायर प्लांट्स में है ना, ये क्या एब्जॉर्ब कर रहे थे? फॉस्फोरस। क्या एब्जॉर्ब कर रहे थे मिट्टी से? फॉस्फोर। और किसको दे रहे थे? दूसरे प्लांट को। बस, क्लियर। फिर साइनोबैक्टीरिया। हाँ, इसका जीनस क्या था? ग्लोमस। जीनस क्या था? ग्लोमस। साइनोबैक्टीरिया सिंपल नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल। क्लियर, नीली हरी शैवाल है। अगर हम इसके एग्जाम्पल बताइए, एनाबीना, नॉन स्टॉक ऑसिलेटोरिया और एजोला। ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, लेकिन ये कहाँ देखने मिलते हैं? धान के खेतों में। धान के खेतों में मिलेंगे और ये भी कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ा दे। तीन काम हो रहे हैं, धान के खेतों में मिल रहे हैं, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को भी बढ़ा रहे हैं। ये चैप्टर क्लोज। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन थे मेरे पास,
देख लेते हैं। हाँ, जो लोग सो रहे हैं ना वो जाग जाएं। मैम नहीं, 5 मिनट है अभी, मेरे 5 मिनट हैं, रुक जाओ। 6 मिनट है ना, देखो इसने 1 मिनट और बढ़ा दिया। अरे पानी तो बाद में पियेंगे, तुम्हारा भविष्य सुधार दें पहले, कल का भविष्य। थोड़े से क्वेश्चन जो मैंने साथ तुम लोग को ग्रुप में सेंड कर दे, उन्हीं को एक्सप्लेन कर देते हैं। तुम लोग बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अरे यार, अब इसमें क्या हो गया, ब्लूटूथ ऑफ है क्या? अरे चलिए, आंसर भी इसी में है साथ में। 10 से 12 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। ये पढ़े होंगे तुम लोग ने, है ना? पढ़े थे ना? कुछ बच्चे ने उन्होंने नहीं पढ़े होंगे, जैसे कि इंग्लिश हिंदी वालों नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए बोल रही हूँ, है ना? गाइस पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ तुम। अरे तो हिंदी में तो बोल दूँ। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, गाइस चुप रहो। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इम्प्रूव द न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ। अगर तुम ही बता, आ जाओ। चलो, अगर हम मिल्क को दही में बना रहे हैं तो क्वांटिटी किसकी बढ़ रही? खड़ी हो जा। आंसर भी दे दिया मैंने यहीं पे। हाँ आंसर लिखा है यार यहाँ। सही बोली, नहीं ये सही बोले, नहीं होगा। चलो ठीक है, मिल्क को दही में बढ़ा कर रहे हैं कन्वर्ट, तो किसकी क्वांटिटी बढ़ रही है? विटामिन B12। दही खाया करो, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, याददाश्त को काफ़ी स्ट्रांग करता है। दोपहर में खाया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड लॉलेड? जिससे खड़ी हो जाओ, तू खड़ी हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ। टर्सरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, स्लज ट्रीटमेंट। कौन सा ट्रीटमेंट होगा? प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्यों? आपको पता है सॉलिड चीज़ों को हटा रहे थे अपन, कूड़ा करकट ऊपर का, है ना? प्राइमरी ट्रीटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच फॉर प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम? हाँ ये तो समझाना है। एसिटोबैक्टर एसिटाई एंटीबायोटिक्स है, सही बात है। उनमें बोले उन्होंने करेक्ट मैच करना है। अरे सॉरी, हाँ करेक्ट मैच करना है, ये तो गलत बात कह रहे हैं। एंटीबायोटिक, मैथेनोबैक्टीरियम लैक्टिक एसिड होता है क्या? नहीं। किसमें होता है मैथेनोबैक्टीरियम? मैथेनोबैक्टीरियम कहाँ पड़ा था? बायोगैस में। किसमें पड़ा था? बायोगैस में, जिसको क्या बोलते हैं? मैथेनोजेंस भी। चलिए, पेनिसिलियम नोटेटम, अब यहीं से मैं क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछूंगी। चलो बैठ खड़े हो जा। मैथेनोबैक्टीरियम कहाँ पर था? किसका बैक्टीरिया? मैथेनोबैक्टीरियम। गर्ल्स कीप क्वाइट। बायोगैस में मैथेनोबैक्टीरियम कहाँ पर प्रेजेंट था? ये बैठ जा, हाँ खड़े हो जा। कहाँ पर प्रेजेंट था? मैथेनोजेंस बैक्टीरिया एग्जाम्पल है मैथेनोबैक्टीरियम। मैथेनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट था? कहाँ पे देखा था आपने? बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। हाँ चल बता दे, कहाँ प्रेजेंट था? खड़े हो जा। किस पे? कैटल के रोमेन में। मैथेनोबैक्टीरियम कैटल के रोमेन में प्रेजेंट था, ठीक है। कहाँ पर उग रहा था? ये ग्रो कर रहा था। आप बताओ तुम। हाँ बताओ कहाँ उग रहा था? येलो कलर के कुर्ते वाली खड़ी हो जा, येलो दुपट्टे वाली। दुपट्टे ही नहीं है, हाँ बोलो। मैथेनोबैक्टीरियम कहाँ पर प्रेजेंट है और कहाँ पर उगते हैं ये? हाँ मीथेन हो गई, ये तो गोबर गैस तो हो गई। प्रेजेंट कहाँ थे ये? कहाँ प्रेजेंट होते हैं मैथेनोबैक्टीरियम? रोमेन पार्ट में था कैटल के। और कैटल कि किस पार्ट पे उग रहे थे ये? सेलुलोजिक, सेलुलोज हो गया ना। किस पे उग रहे थे? सेलुलोज पे। देखो यही क्वेश्चन तो बन रहे हैं तुम्हारे, यहीं पे कवर अप हो जा। बैठ जाओ बेटा। मैथेनोबैक्टीरियम कहाँ पर उगते हैं? सेलुलोज, जो मटेरियल होते हैं ना सेलुलोज,
उस पे, है ना। और कहाँ पे प्रेजेंट थे ये? रोमन। रेड कर लूं, सेलुलोज। और कहाँ पर? रोमन ऑफ कैटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलियम नोटेटम। नहीं, तुम नहीं, खड़ी हो जा। पेनिसिलियम नोटेटम किसका नाम है ये? पेनिसिलियम एक फंगस का नाम होता है, पेनिसिलियम नोटेटम। अगर ये फंगस हुआ था तो इसके पहले कौन सा बैक्टीरिया था कि फंगस था वो? स्टेफिलोकोकस। किस पे काम कर रहे थे वो? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया था कि फंगस था? और ये क्या है? फंगस। और इससे कौन सी दवाई बनी थी? किस ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही थी? कौन कौन सी बीमारियां? कीप गाइस, कीप क्वाइट। खड़ी हो जा। कौन कौन सी डिजीज बता। पेनिसिलिन जो दवाई बनाई गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कौन कौन सी बीमारियों के लिए यूजफुल थी? ये बीमारियों के नाम बताओ। नहीं पता। हाँ, प्लेग, वेरी गुड, डिफ्थेरिया, और लेप्रोसी, और वूपिंग कफ। वेरी गुड, बैठ जा। अब यहीं से क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर से नहीं पूछूंगी। सैक्रोमाइसिस सेराविसी आप बताएंगे। हाँ गर्ल, जिससे पूछूंगा ही, बहुत अच्छे से रटाया था। सैक्रोमाइसिस सेराविसी। खड़े हो जाओ। सैक्रोमाइसिस सेराविसी बता बेटा। सैक्रोमाइसिस सेराविसी किस में बनाने में? ब्रेड बनाने में और अल्कोहल बनाने में, है ना। और ये बेकर ईस्ट के फॉर्म में भी था। और कौन सा ईस्ट? बीवर्स ई। बस ये चीज याद रख, यहीं पर कंफ्यूजन होते बेकर और बीवर्स में। बैठ जाओ। चलिए गुड, ये तो भूल जाओ। एस्परजिलस नाइगर। नहीं, हाँ बता क्या है? बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया है कि फंगस है कि वायरस है? क्या है? फंगस है। एस्परजिलस नाइगर क्या है? एक फंगस का नाम है। इससे कौन सा एसिड रिलीज हो रहा था? सिट्रिक एसिड। सैक्रोमाइसिस सभी को पता होगा, ये तो पढ़ा ही नहीं है। क्लोस्ट्रीडियम। अब बता। हाँ खड़ी हो जाओ, जिनके हाथ बहुत ऊपर, खड़े हो जा। क्लोस्ट्रीडियम, खड़े हो जाओ। वहीं पर तो फंसाऊंगी ना जहाँ पे बनेगा नहीं। हाँ, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूट्रिक एसिड, है ना। कौन सा एसिड रिलीज हो रहा था? ब्यूट्रिक एसिड। चलिए, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, इसमें फर्स्ट ब्रांच की बच्चियां बताएंगी। खड़े हो जा बच्चा। गोबर गैस मैक्सिमम अमाउंट दैट ऑफ, इसमें अमाउंट पूछी गई है तो इसमें किसकी अमाउंट नहीं होगी? मीथेन की तो रहेगी। किसकी नहीं रहेगी वो बता? प्रोपेन की। किसकी नहीं रहेगी? प्रोपेन की। चलिए रुक जा, तेरे को जाना जैसा तू जा। चलो तेरी बस का टाइम हो गया होगा, रुक जाओ 2 मिनट बच्चा। थोड़ा ही सा। लाफिंग गैस तो सभी को पता हो, केमिस्ट्री वाले हैं। कौन सी गैस है? हाँ, मार्स गैस भी सभी को पता होगा। सर से पूछना। अरे मार्स गैस नहीं समझते तुम लोग, बायोगैस ही को तो बोल रहे हैं। हाँ, मार्स गैस अपनी बायोगैस, गोबर गैस। मोनास्कस परप्यूरा इज कॉमर्शियल इन द प्रोडक्शन ऑफ, सभी को पता होगा मोनास्कस परप्यूरस। कोलेस्ट्रॉल में पढ़ा था हमने, है ना। स्टैटिन। मोनास्कस परप्यूरस से कौन सी दवाई बन रही थी? स्टैटिन्स। कौन सी बन रही थी? और स्टैटिन किस में यूज हो रही थी? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को
कम करने के। साइक्लोस्पोरिन ये किस में हो रही थी, कौन दे रहा था इम्यूनोसप्रेसिव, कौन से फंगस से मिले, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम उस फंगस से मिल रही थी। अभी से पढ़ो ताकि भूलो ना लास्ट टाइम पर। अभी आधे 1-2 घंटे लगेंगे, लास्ट टाइम पे 5 मिनट भी नहीं मिलेंगे तुम लोगों को। रिवाइज करो अच्छे से। चलिए, ये तो सदे को नाम आ गया। ग्लोमस किसका जीनस है, किसका जीनस है ग्लोमस। राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया। नॉन स्टॉक क्या है, समझो, राइजोबियम बैक्टीरिया है। गर्ल्स कीप क्वाइट। ग्लोमा जीनस है, किसका जीनस है, माइकोराइजा का। और नॉन स्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है। पता है इन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन बनते हैं। पूरा पढ़ने की वजह उसी को डीपली पढ़ लो, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी तुम लोगों की। बस छोड़ ही रही हूँ उसके बाद, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज बायोपेस्टिसाइड। इसमें सभी आपने पढ़ा था। बायोपेस्टिसाइड बायो फर्टिलाइजर के रूप में होता है। बैसिलस थॉरेंजिस बायो फर्टिलाइजर होता है। बायो फर्टिलाइजर को बायोपेस्टिसाइड भी कहते हैं। पेस्ट को कंट्रोल कर रहा है, कीड़े मकोड़ों को मारना, कीटनाशक दवाइयाँ। बैसिलस भी पढ़ा, ट्राइकोडर्मा भी पढ़ा आपने। निक्लोपॉलीहाइड्रोवायरस किसका जीनस है, निक्लियोडर्मा पॉलीहाइड्रो किसका जीनस था, बैकुलो वायरस। वायरस से नहीं समझे तुम लोग, बैकेलो वायरस। किसका है, ये नहीं है, इसको भूल जाओ, जैंथोमोनास है। तो नॉट लिखा है ना, क्वेश्चन भी तो समझो। नॉट यूज अप बायोपेस्टिसाइड, कौन सा बायोपेस्टिसाइड में यूज नहीं होता, ये तो होता है, वाइटी भी होता है, ट्राइकोडर्मा भी होता है, ये तो होते ही नहीं, जैंथोमोनास। ठीक है, चलिए। फ्री लिविंग सभी को पता है। जो वाटर, देखो आ गया ना एजोला, आ गया एजोला, तो किसका बोलेंगे, एनावीना, नॉन स्टॉक, ऑसिटेलेरिया। तीनों चीज याद रखना, एनावीना, नॉन स्टॉक, ऑसिटेलिया और एजोला। ये सभी किससे एसोसिएट होते हैं, फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। ठीक है, बाकी जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। चलिए जाइए और पढ़कर आना बेटा, ये चैप्टर कंप्लीट। कान और दर्द होने लगते हैं।